पूरा केस पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। गुरमान कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। गुरमान ने बेटा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, यानी उसने 15 लाख की कैपिटल लगाई थी। आउट ऑफ द सेड 15 लाख, 15 लाख रुपए में से बिजनेस ने क्या किया? ही पेड 10 लाख फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी 10 लाख रुपए का क्या खरीद लिया? माल। मालिक ने बिजनेस के अंदर कितना पैसे इन्वेस्ट किया? 15 लाख। 15 लाख में से 10 लाख का बिजनेस ने क्या खरीद लिया? एक तरह से गुड्स खरीद लिए, ठीक है। He further spent 2 लाख on furnishing the shop, यानी शॉप बनाने में खर्च कर दिया 2 लाख। 35,000 रुपये कंप्यूटर एंड प्रिंटर बाय करने में खर्च कर दिया और 10,000 इज येट टू बी पेड टू सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। बेटा एक बात बताना, 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर है ना, ही स्पेंट 35,000 रुपये स्पेंड किया है और उसमें से कह रहा है क्वेश्चन 10,000 इज येट टू बी पेड टू द सप्लायर ऑफ कंप्यूटर, यानी पे कितने किए होंगे? 25। हमने खर्च कितना किया कंप्यूटर के ऊपर? 35, और 10,000 अभी भी सप्लायर ऑफ कंप्यूटर को पे करना बाकी है, इज येट टू बी पेड। बेटा आप इनके साथ बैठ जाओ, तुम बिना बुक क्यों बैठ जाते हो बेटे? तो फिर आपकी गलती, आप किसी के साथ ऐसे बैठा करो जिसके पास बुक है, ऐसे मत किया करो, कल को आप पछताओगे फिर। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर ₹7 लाख इन कैश। उसने 5 लाख रुपए की कॉस्टिंग का माल 7 लाख रुपए कैश में बेच दिया, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ पे, है ना। कितना माल था ऊपर देखना एक बार, कितना स्टॉक आया था? 10 लाख। उसमें से कितने स्टॉक बेच दिया आपने? तो अब हमारे पास कितने का स्टॉक बच गया होगा? 5 लाख का, ठीक है, और 2 लाख का प्रॉफिट कमा चुके हैं हम, 5 का माल 7 में बेच के। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 2.5 लाख। 2.5 लाख का माल हमने 3,10,000 में बेच दिया, तो 2.5 का और बेच दिया। 10 लाख का स्टॉक था बेटा, 5 लाख का एक बेच दिया, 2.5 का एक बेच दिया, तो कितने का रह गया आपके पास? 2.5 का स्टॉक रह गया। यहाँ प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 2.5 का। टोटल परचेजेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेजेस? परचेजेस का मतलब परचेज ऑफ गुड्स ओनली। यहां पे जो आपने बेटा क्या क्या खरीदे थे, यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा है, फर्निशिंग करी है अपनी शॉप की, वो नहीं इंक्लूड होगा, इसके अंदर गुड्स इंक्लूड होंगे, यानी जितने रुपए का आपने माल खरीदा है ना वो आएगा इसके अंदर। परचेज रिटर्न नहीं आएगी, कितने का खरीदा है ग्रॉस अमाउंट आएगा। अब आप बताओ, पहले पैराग्राफ में कुछ माल खरीदा था क्या आपने? 10 लाख का। क्या खरीदा था 10 लाख का? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे थे, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में कुछ माल खरीदा था? कहां खरीदा था? बेचा था? नहीं, कहां खरीदा था? 5 लाख इन्वेस्ट तीसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ की एक ही लाइन है बेटा, छोटी सी, होम अप्लायंसेस खरीदे हैं, जो कितने खरीदे हैं? 8 लाख के। 10 लाख का माल पहला पैराग्राफ में खरीदा है। बेटा थोड़ा क्लोज कर लो चेयर और साथ में पढ़ लो, और कर लो क्लोज थोड़ी चेयर। हाँ, तो पहले पैराग्राफ में कितने का माल खरीदा था? और तीसरे में कितने का खरीदा है बेटा? 8 लाख का। तो कितने का माल हो गया टोटल? 18 लाख का। एक बार देखना आंसर क्या है। 18 लाख, 18 लाख रुपए का ही माल खरीदा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको कहते हैं बेटा? ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको कहते हैं? वो लायबिलिटी जो आपने पे करनी है मोर देन 1 ईयर में, 1 साल के बाद पे करनी है जो लायबिलिटी, और 1 साल भी स्टार्ट कब से होता है? हमारे ईयर एंड से। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। अब ये जो मोर देन 1 ईयर में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं बेटा? कल को आ सकता है, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
पहला डिवेंचर, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं डिवेंचर मिल जाए तो आप इसको हमेशा क्या मान लेना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय वाली लायबिलिटी। एक हो सकता है टर्म लोन। आप कहोगे सर टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन होता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को हम टर्म लोन कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के। आपने डिवेंचर्स भी बेटा उधार होता है, डेट होता है। डेट मतलब लोनी। अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो डिवेंचर एक प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है हमने किससे कितना पैसा ले रखा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है। डेट इज कॉल्ड डिवेंचर। तो आप इसको लोन ही मान के चलो एक तरह से, ठीक है। तो बेटा आपने उधार पे माल खरीदा था, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होती। किसी से उधार पे माल खरीदोगे 2 साल के लिए? बिजनेस कितने उधार करते होंगे? जनरली बेटा अपने पापा से पूछ के देखना, बहुत सारी नहीं करते। बिजनेस जो उधार करते होंगे 1 महीना 2 महीना 20 दिन 15 दिन 3 महीने मैक्सिमम उधार होती हैं, ज्यादा नहीं होती। क्या माल बेचोगे किसी को 2 साल की कि 2 साल के बाद पैसे दे दूंगा? आपको क्या रख जाए सामान यहाँ पे, हमने माल ही नहीं बेचना। 2 साल के बाद थोड़ी पैसा लेंगे। कोई 2 महीने की उधार करेगा तो चलो समझ में आता है, 2 साल की उधार तो नहीं करोगे ना। तो कोई भी बिजनेसमैन बेटा 2 साल की उधार नहीं करता। इसलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, जब हम माल खरीदते हैं ना उधार पे, उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं। कौन सी लायबिलिटी कहते हैं? करंट, नॉन करंट नहीं कहते। तो क्या इसमें ऐसी कोई उधार है बेटा लंबी? पूरे केस में आया था कि हमने बैंक से लोन लिया, डिवेंचर इश्यू करे, ऐसा कुछ आया था? नहीं आया। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इस क्वेश्चन में क्या है? 0। देखना, नील। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर नील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी अगेन वो लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। यानी जितना माल आपने उधार पे खरीद रखा है ना, वो सारी करंट लायबिलिटी है। चेक करो करंट लायबिलिटी कितनी है। उधार पे देखो माल कितना खरीदा आपने। पहले पैराग्राफ में कोई उधार पे माल था? 10,000 रुपए कंप्यूटर देने थे, वो करंट लायबिलिटी तो है। चलो 10,000 रुपए तो वो हो गए करंट लायबिलिटी के। और ये 2 लाख रुपए थर्ड में, 2 लाख नहीं, दूसरे पैराग्राफ में उधार नहीं है। अच्छा वो बेचा है माल उधार में, ठीक है। तीसरे में 2 लाख। 2 लाख और ऊपर कितना था? 10, तो कितना हो गया? 2 10। और आगे सैलरी बेटा आउटस्टैंडिंग भी है क्या? हाँ तो वो भी आएगा 5,000। और नहीं, आउट करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा बेटा? करंट लायबिलिटी सारी चीजें आती हैं। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा देखो। एक तो आएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जो आपने उधार पे माल खरीदा है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक ट्रेड पेबल्स। पेबल्स लिख लो इसको, फॉर कंप्यूटर। मेरे को पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर बताओ, उधार में माल कितने का खरीदा है? 10 का है, फिर सेकंड नहीं, उधार में माल कितने का है? 10 लाख का तो कैश में था बेटा वो। नहीं, मैं वो बता रहा हूं 10,000 का तो ये कंप्यूटर था जो। लो कंप्यूटर के सामने लिख लिया, पर और क्या था? कार्ड में 2 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सब खरीदे थे। होम अप्लायंसेस 2 लाख के क्रेडिटर से होम अप्लायंसेस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। और करंट लायबिलिटी होगी देखो, सर एक पीछे लिखा हुआ है वो परचेज, वो माइनस हो जाएंगे बेटा, कोई नहीं अभी रुको। नहीं और तो है ही नहीं। और कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने परचेज रिटर्न है इसमें कहीं? सर वो 20,000 रुपए के वो माल मतलब सप्लायर को भिजवा दिया हुआ है। कहाँ है? लिखा तो है ब्रैकेट में।
सेकंड पैराग्राफ, थर्ड में। कहाँ लिखे हैं? अच्छा, जो हमारे पास माल आया था, हमने 25 का माल, मतलब जितने का माल बेचा था, तो कस्टमर ने डिफेक्टिव माल हमें बेचा वापस, हमारी सेल रिटर्न, और हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया, तो हमारी क्या हो गई बेटा? परचेज रिटर्न अगर करोगे तो क्रेडिटर कम नहीं होंगे क्या? क्रेडिटर कम होंगे, पैसे काटेंगे नहीं काटेंगे? हम पैसे काटेंगे। तो 25,000 माइनस कर लो इसमें से, तो क्रेडिटर कितने के हो गए? 1,75,000। क्रेडिटर कितने के रह गए बेटा? 1,75,000। आप एक बात बताओ, आप बड़ा सिंपल सोचो, आप क्रेडिटर किसको कहोगे? आपने किसी से माल खरीदा उधार में 2 लाख रुपए का, ठीक है, दिस इज यूर लायबिलिटी, उधार में खरीदा है, और उसको 20,000 का माल वापस कर दोगे। 20 का कराया ना, 25 का किया है? 20 का, 20 माइनस होंगे बेटा, फिर 20 का माल वापस किया है ना, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स थे, बट 20,000 का स्टॉक वापस कर दिया हमने, तो 1,80,000 की लायबिलिटी रहेगी मेरी क्रेडिटर्स की। मैंने किसी बंदे से 2 लाख रुपए का माल खरीदा था उधार में, और 20,000 का माल वापस कर दिया, तो मैंने उसका पैसा कितना देना रह गया? अब 180 ना, तो मेरे क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 180, और आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो है ही, और पेबल फॉर कंप्यूटर पैराग्राफ में था 10,000 रुपए देने हैं, तो टोटल लगाओ कितना अब इनका? 180, 1,95,000। ये आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से। कितना है? 1,95,000। हाँ जी बेटा, पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, पूरे क्वेश्चन में आपने उधार में माल ओनली एक ही बार खरीदा है, वो भी 2 लाख रुपए के होम अप्लायंसेस। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चेक कर लो आप, खरीदा है नहीं खरीदा? एक बार, एक ही बार खरीदा 2 लाख रुपए का, तो मैंने 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स लिख लिए। लेकिन एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर कौन सा था ये जिसमें वापस किया है? दूसरे में, सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास हमारे कस्टमर से 25,000 का माल आया था वापस सेल रिटर्न के रूप में, उसमें से 20,000 का माल हमने वापस कर दिया अपने सप्लायर को। तो अगर बेटा हम अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो क्या हमारे क्रेडिटर कम नहीं होंगे, या फ्री में दोगे सामान वापस? पैसे काटेंगे ना। अगर आपका सप्लायर, आपका एक क्रेडिटर है ना, ये मान लो नथुराम है आपका, आप नथुराम से माल खरीदते हो, हमेशा नथुराम से माल खरीदते हो, आपका बिजनेस नथुराम से माल खरीदता है, तो आपने जब 2 लाख का माल खरीदा उधार में होम अप्लायंसेस, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। जब आप उसको 20,000 का माल वापस कर रहे हो, तो लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए आपकी? कम होनी चाहिए ना। तो कोई बच्चा कहेगा सर अगर हमने उससे पैसा ले लिया होगा, तो नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा हम उसको ये एज्यूम नहीं करेंगे पैसा ले लिया होगा। हमने तो उसका पैसा देना है उल्टा 2 लाख, और 20,000 का माल वापस कर दिया, तो हमारे पैसे कम हो गए ना। फिर अब हमने कितने देने रह गए उसको? 180, 2 लाख नहीं कहेंगे बेटा हम। ऐसे डेटर्स में भी होगा, मान लो आपने 3 लाख का माल बेच दिया किसी को, आपने कितने का माल बेच दिया? 3 लाख का, तो डेटर 3 लाख के हो गए, लेकिन 25,000 का माल वापस आ गया, तो डेटर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्यों बेटा सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है ना, तो डेटर माइनस होंगे उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? एक ही था, क्या नाम था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लास्ट पैराग्राफ में कह रहा था बेटा आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया 10,000 का, आउट ऑफ दिस यानी 10,000 में से 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मतलब प्रीपेड। कितना आंसर है इसका भी? 5,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो एक ही था, ये रहा, देख लो आंसर क्या है। कौन सा पॉइंट हो गया? 6th 7th 5,000 रुपए ये बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर? डेटर किसको कहते हैं? जिनको उधार में माल बेचा है। पहला पैराग्राफ पढ़ो, उधार में माल बेचा है, फर्स्ट पैराग्राफ में खरीदा है बेटा, बेचा का है सेकंड में आपने 5 लाख का माल साथ में बेचा था, लेकिन वो तो कैश था,
5 का माल जो 7 लाख में बेचा था वो उधार में नहीं था, छोड़ दो। 2.5 लाख का माल आपने 3.10 में बेचा था ऑन क्रेडिट, तो ये क्या हो गया बेटा? 2.5 लाख का माल 3,10,000 में बेच रहे हो, तो 3,10,000 क्या हो गए? डेटर्स। जब आप किसी को उधार में माल बेचते हो वो क्या होते हैं? आपके डेटर्स। ठीक है, तो डेटर कितने के हो गए? अभी एक बार लिख लेते हैं, और भी आ सकते हैं आगे डेटर्स। एक बार तो आ गए 3,10,000 के डेटर तो आ गए बेटा। ठीक है, क्या 285 है बेटा? अभी करेंगे ना, पढ़ रहे हैं, अभी तो मैंने पूरा केस पढ़ा ही नहीं, मैंने कह रहा हूं एक बार लिख लेते हैं डेटर। ठीक है, इसमें प्लस भी हो सकता है, कुछ और उधार पे माल बेचेंगे तो बेटा 2.5 लाख का माल 3.10 में बेचा है, तो 3.10 के डेटर आ गए। अब आगे पढ़ो। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 25,000 वर रिटर्न। अब जो माल आपने 3,10,000 का बेचा था उधार में, उसमें से 25,000 का क्या हो गया? रिटर्न। वो माइनस कर लो 25,000 पे। ठीक है, अब आगे पढ़ो। आगे और किसी को माल बेचा है क्या? देख लो उधार में बेचा हो बेटा। नहीं बेचा, कहीं नहीं बेचा और माल, तो ये कितना आंसर आ गया? 2,85,000। ये लो जी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7th 8th 2,85,000, 3,10,000 माइनस 25,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट क्या, सॉरी नेक्स्ट वो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू? ये तो कर नहीं लिया, क्रेडिटर आया नहीं था क्या? अच्छा, करंट लायबिलिटी थी, तो क्रेडिटर्स तो ये रे, कितने थे क्रेडिटर्स? 180। हमने तो करंट लायबिलिटी में अलग अलग कर लिया था ना, तो यही आंसर आना चाहिए 180। देखो इसमें कितना आ रहा है, ये तो आंसर हमने पहले कर लिया। नहीं, क्रेडिटर्स उसको कहते हैं जब उधार पे माल खरीदते हैं, माल उधार पे खरीदते हैं, मतलब गुड्स, नॉट कंप्यूटर, नॉट सैलरी वगैरह, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर्स मतलब गुड्स खरीदना उधार पे। 180 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा कितने का है? देखो स्टॉक आप लोग लिखना स्टार्ट करो, मैं लिखवाता हूं, अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। स्टॉक, स्टॉक मतलब गोडाउन। ठीक है, माल खरीदेंगे तो प्लस कर लेना, और माल बेचोगे तो माइनस कर लेना, बस इतना करना है आपको, अपने आप आ जाएगा समझ में। स्टॉक, आपकी दुकान में माल आएगा तो प्लस कर लेना, और माल जाएगा तो माइनस कर लेना। पहली लाइन पढ़ो। गुरमान कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद कैपिटल ऑफ 15 लाख। ये तो पैसा लगाया है उसने, गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो। आउट ऑफ सेट 15 लाख ही पेड 10 लाख फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसने 10 लाख का माल खरीद लिया। अब 10 लाख का माल खरीदेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, लिख लो 10 लाख प्लस में। आगे कह रहा है ही फर्दर स्पेंड 2 लाख फर्निशिंग द शॉप। ये तो गुड्स नहीं है बेटा, ये तो फर्नीचर खरीदा है। 35,000 कंप्यूटर खरीदा है, ये भी स्टॉक नहीं है, छोड़ दो पैराग्राफ। सेकंड ही सोल्ड गुड्स, 5 लाख का माल साथ में बेच दिया, तो कितना गुड्स गए? 5 लाख माइनस कर लो, 5 लाख माइनस कर लो बेटा। 5 लाख का माल साथ में बेचा था तो 5 लाख का स्टॉक चला गया। फिर क्वेश्चन कहता था 2.5 का माल 3.10 में बेच दिया, तो 2.5 लाख माइनस कर लो, 2.5 लाख भी चले गए गुड्स। फिर क्वेश्चन कह रहा था गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 4 रुपीज, क्या? 250 का वो ना क्रेडिट का है, तो हाँ, ठीक है। तो बेटा गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 25,000 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। 25,000 का माल वापस कर लो। वापस करने का मतलब प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या? हाँ तो माइनस कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, चिंता मत करो आप। अब बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक बार रुको।
तुम्हारा ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ने राम को बेटा सेल करी थी ऑन क्रेडिट, जितनी भी करी थी हमें मतलब नहीं है, राम ने हमें सेल रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न का मतलब माल वापस आ गया। कितने वाली सेल रिटर्न करी? 4 रुपीज 25,000। समझ आया आपको? ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, आपने जब राम को माल बेचा होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा होगा या कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके बेचा होगा? प्रॉफिट प्लस। मान लो आपने कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके बेचा होगा, तो ये जो वापस करेगा, तो ये कॉस्ट वाला माल वापस करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जितने में खरीदा होगा उतने का माल वापस करेगा। इसने तो 25 का खरीदा होगा तो 25 में वापस करेगा ना। बट इस बंदे की कॉस्ट क्या 25 होगी? इसकी 25,000 का माल वापस आ रहा है तो 25 में क्या होगा? साथ में प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक कितना वापस आएगा? स्टॉक माइनस कितना किया था जब आपने माल बेचा था? ध्यान देना प्लीज, जब आपने माल बेचा था सेल ऑन क्रेडिट, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 20,000 प्लस 5,000 में बेचा था। 20,000 की कॉस्टिंग थी आपकी, 5,000 आपका प्रॉफिट था, तो आपने माल राम को कितने का बेचा था? 25। ये मेरा एग्जांपल है वैसे। तो 20 का माल 25 में बेचा था सपोज करो, तो वो वापस कितने का करेगा? 20 या 25 ही करेगा। वो तो 25,000 मांगेगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपने 20 का माल 25 में बेचा था तो स्टॉक माइनस कितना करा होगा? 20 ना, 25 तो स्टॉक माइनस नहीं हुआ होगा ना। स्टॉक कितना माइनस हुआ होगा? अब वो माल 25 का वापस आ रहा है, तो बताओ आप स्टॉक कितना प्लस करोगे? स्टॉक कितना प्लस करोगे बेटा? 20। समझ गए? अब अगली लाइन में, अभी मत जाना, अब अगला पढ़ो। अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये माल आया है ना वापस 25,000 का, ठीक है, ये मेरे को कैसे पता लगा 20,000 की कॉस्ट थी इसकी? पता लग ही नहीं सकती ये तो। ये कैसे पता लगी? मैं बताता हूं। जो ये माल वापस आया ना, है ना, क्वेश्चन कह रहा है इस माल को हमने वापस कर दिया किसको? सप्लायर को, जिससे हम माल खरीदते हैं। और सप्लायर को हमने माल कितने में वापस करा? 20,000। क्योंकि उसने हमें 25 का वापस किया, हम आगे 25 थोड़ी वापस करेंगे। 25 में 5,000 तो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो हमने सप्लायर से कॉस्ट प्राइस पे खरीदा होगा तो कॉस्ट पे जाएगा ना। तो यहां से पता लगा कि वो 25 वाला माल कितने में खरीदा होगा हमने? 20 में। ठीक है। जब उससे माल आया तो स्टॉक में प्लस कर लिया, और जब हमने पीछे वापस कर दिया तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? वापस माइनस। तो एक बार 20,000 प्लस करोगे और एक बार 20,000 माइनस करोगे। जब आपके पास स्टॉक आया तो प्लस हो गया आपका स्टॉक, जब आपने वापस कर दिया पीछे तो माइनस हो गया आपका स्टॉक। तो 20,000 स्टॉक प्लस होगा एक बार और 20,000 पे स्टॉक माइनस होगा एक बार। ये है पॉइंट इसका। कोई डाउट है इसमें बेटा? कोई डाउट है तो भी बता दो। नहीं है ना? देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। आपने मान लो अपने सप्लायर से, स्टार्टिंग से वैसे केस बनाते हैं, आपने सप्लायर से 20,000 का माल खरीदा, बाय किया बेटा। आपने कितने का माल खरीदा? 20 का। आपने 20 का माल आगे कस्टमर को कितने में बेच दिया? 25 में। कितना समझ में आया? जब वो कस्टमर आपको माल वापस करेगा डिफेक्टिव होने के कारण, तो वो माल वापस आ जाएगा, तो स्टॉक कितना बढ़ेगा आपका? वापस 20। अगर आप पीछे दोगे तो क्या 25 का दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? खरीदा ही 20 का था तो वापस भी कितने का जाएगा? तो माइनस कितना होना चाहिए? 20। सॉरी, प्लस भी 20 और माइनस भी 20 कर लो। प्लस 20 माइनस 20। अब आगे पढ़ो। आगे कुछ और माल खरीदा है क्या? थर्ड पैराग्राफ में आपने होम अप्लायंसेस खरीदे हैं बेटा। कितने खरीदे हैं? 8 लाख के। प्लस कर लो 8 लाख। 8 लाख प्लस कर लो स्टॉक में। फिर कह रहा है ड्यू टू मिस हैंडलिंग 50,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया, माइनस कर दो 50,000। 50,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया तो खत्म हो गया ना, खराब हो गया, तो माइनस कर दो 50,000 स्टॉक से। कर दिए। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था?
एक कस्टमर परचेज गुड्स, कस्टमर ने गुड्स खरीदे हैं, अगर कस्टमर गुड्स खरीदेगा तो स्टॉक जाएगा ना, कितने का स्टॉक जाएगा? 2,25,000 माइनस कर दो। अब देखो आंसर कितना आ गया, आंसर निकाल लो अब फाइनली तुम्हारा कितना आएगा, और आंसर से चेक कर लो एक बार जाके। माइनस होंगे बेटा, कस्टमर ने खरीदा है, द कस्टमर परचेज द गुड्स, कस्टमर हमारे गुड्स खरीद रहा है तो हम इसका मतलब बेच रहे हैं ना। अगर आप बेटा बेचोगे तो बताओ स्टॉक आएगा या जाएगा? 2,25,000 माइनस होंगे। बेटे आप नहीं कर रहे, क्या हुआ, उदास हो? हाँ हाँ, आज आप क्लास में नहीं हो बेटे, समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? 7,75,000। क्या नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, तुम देखो तुमने क्या क्या किया मैं बता देता हूं। 10 लाख प्लस कर रखे, टिक मार्क कर लो। 8 लाख प्लस कर रखे, 5 लाख माइनस है, 2.5 लाख माइनस है, 20,000 प्लस है, 20,000 माइनस है, 50,000 माइनस है, लॉस ऑफ स्टॉक था ना, डिफेक्टिव गुड्स, और 2,25,000 माइनस है। बस आंसर परफेक्ट आएगा है। $55 दिए, यहाँ तो 775 है, यहाँ तो 775 दे रखा है। समझ नहीं आया। ये है क्या? ये तो कर दिए, फिर आपने 20 वो कहा था और वो तो 0 ही हो गया वो। हाँ, और 50,000 माइनस का है। 50,000 वो 10 50 थे तो 50 माइनस करके 10 आ गए, माइनस 2,25,000 माइनस करूंगा तो ये आंसर आएगा 775 होगा यार। 25,000 माइनस 85 लिख रहे हो, 85 तो 15,000 माइनस हो पाए ना 100 में से, टोटल गलत है आपका। 2,25 वापिस माइनस करके देखो दोबारा, 8 नहीं आएगा, वो 7 रहेगा। 7,75,000 आएगा बेटा पूरा एग्जैक्ट। ठीक है जी, ये स्टॉक वाला पॉइंट याद रखो, हमेशा आएगा ये पॉइंट, स्टॉक पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेट परचेजेज। नेट परचेजेज होता है बेटा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जितने का माल खरीदा माइनस जितने का वापस किया। देखो कितने का माल वापस खरीदा था आपने सारा। पहले पॉइंट में 10 लाख का माल खरीद रखा है, 10 लाख का माल खरीद रखा है ना पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में 20,000 का माइनस कर रखा है, और तीसरे में 8 लाख का दोबारा खरीद रखा है। तो 10 लाख का और 8 लाख का 18 लाख का खरीदा है, 2 बार खरीदा है। पहले पैराग्राफ में 10 लाख का माल खरीदा था, तीसरे पैराग्राफ में 8 लाख का माल खरीदा, 18 और 20 का वापस किया था। ये देखो 20 का वापस किया था जो सप्लायर को, तो 17,80,000 की नेट परचेजेज होंगी बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेटा क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था एक पैराग्राफ में, नहीं 15। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी दे रखा था 5,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग भी दे रखी थी लास्ट लाइन में 30,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल रिटर्न। सेल रिटर्न भी दे रखी थी, 25,000 का माल वापिस आया था ना। ये बेटा ये रहा 25,000 की सेल रिटर्न आई थी, तो सेल रिटर्न तो 25 ही कहेंगे। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? परचेज रिटर्न, वो रही 20,000 की परचेज रिटर्न। आगे क्या है क्वेश्चन? 25 बेटा, ये रही सेल रिटर्न 25। व्हाट इज द इनकम अर्न्ड बाय
गुरमान, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न बाय गुरमान? बेटा प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर बताया था, याद है आपको? सर प्रॉफिट मतलब लाइक रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो जिसका हम ट्रेड कर रहे सर हैं प्रॉफिट हमारे और एक्टिविटी। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी सेल में से खर्चे माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। इनकम क्या होती थी? प्रॉफिट माइनस नहीं, प्रॉफिट माइनस नहीं, जो भी पैसा कमाया आपने। प्रॉफिट प्लस अगर अदर एक्टिविटी से कुछ कमाया तो वो भी प्लस हो जाएगा इनकम के अंदर। तो इसमें ऐसा तो कोई था नहीं ना, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई इनकम अलग तो नहीं थी ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट और इनकम बात बराबर ही है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना कमाया है आपने, सेल कितने रुपए की कर रखी है आपने, टोटल सेल बताओगे एक बार? सेल कितने की कर रखी है? सारी सेल्स ले लो ना बेटा। मैं क्या कहूंगा, प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट सेल्स माइनस नेट परचेजेस। नेट सेल माइनस नेट परचेजेस, और इसमें और भी क्या माइनस होगा नेट परचेजेस के साथ साथ? सैलरी वगैरह सारे, प्रॉफिट तो सारे खर्चे माइनस होंगे ना। गुड्स की जितनी सेल करी माइनस गुड्स की जितनी परचेज करी माइनस एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है एक साल वाले। एसेट माइनस मत करना, कौन से खर्चे माइनस होंगे? एक साल वाले। तो पहले नेट सेल देखो बेटा, टोटल कितनी है, कितने का माल बेचा था आपने? 7 लाख। नहीं, पहले पैराग्राफ में बताओ मेरे को, माल बेचा था? पहले पैराग्राफ नहीं बेचा, दूसरे में बेचा था। हाँ सर, 7 प्लस 3 10, कितना हो गया? 10 लाख 10। 10 लाख 10, 10 लाख 10 में से 25 का वापस आ गया था, तो नेट सेल कितनी हो गई? 10 लाख 10 में से 25 का माल वापस आ गया था, 9 लाख 85, 9 लाख 85,000। आगे माल कितने का बेचा था देखो? एक कस्टमर ने 2 लाख 25 का खरीदा था ना हमसे, है ना? वो भी तो हो गया। 985 प्लस 225 कितना हो गया बताना एक बार? हाँ 3 लाख का, सॉरी। तो 3 लाख प्लस करो बेटे, नहीं 985 प्लस 3 1285। और कुछ है देखो एक बार, कितना हो गया? 1285। नहीं नहीं, 1285 में से वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो ना, हटा दो ना। सर 285 में से 15,000 का माइनस कर दिया। ये सर लेकिन आपने बोला था कि अगर 4 में लिखा है तो एक डिस्काउंट। एक मिनट रुक जाओ, तुम पहले स्टार्टिंग में मेरे को ये बताओ कितने का माल बेचा है हमने स्टार्टिंग में? पहले पैराग्राफ में कोई माल नहीं बेचा, दूसरे में हमने 10 लाख 10 हजार का माल बेचा, और तीसरे में बेचा नहीं, चौथे में भी नहीं बेचा, पांचवें में फिर बेचा 3 लाख का। जो 225 का 3 में बेचा है ना, और फिर आगे कह रहा है एंड वाज अलाउड, तो ये बेटा माइनस करना पड़ेगा आपको। 3 लाख का माल 15,000 डिस्काउंट के बाद यानी 285 में बेचा होगा, तो इसमें 285 प्लस करो बेटा आप, 3 लाख प्लस मत करो। तो कितना हो गया? तो 4 तो आपने कहा था कि 4 तो होता है जनरली 4, लेकिन अगर आगे अलग से लिख दिया जाए ना कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अलग से लिखा है एंड करके, एंड का मतलब फिर अलग से डिस्काउंट दिया गया हुआ है। और ये कैश डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट तो बेटा पेमेंट आने के लिए है। अच्छा एक बात बताना प्लीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, ये एक एसी था, इसमें एमआरपी लिखा हुआ था 3 लाख रुपए, आपने 3 लाख करके इसको ट्रेड डिस्काउंट देके 285 में बेच दिया, ठीक है, 2 महीने की उधार में, और कस्टमर आज ही पेमेंट दे गया 2,75,000, 10,000 डिस्काउंट के बाद, कैश डिस्काउंट के बाद। तो बेटा कैश डिस्काउंट तो पेमेंट पहले लेने के लिए दिया गया है ना, या माल बेचने के लिए दिया गया है? पेमेंट पहले लेने के लिए, तो सेल तो यही कहलाएगी ना। कैश डिस्काउंट का सेल से कोई लेना देना नहीं है। माल कितने में बेचा है आपने? 285 में, ठीक है। सेल वैल्यू हमेशा होती है एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट।
तो सेल आपकी 285 कहलाएगी बेटा। आप 275 ले रहे हो क्योंकि पैसे पहले लेने हैं आपको कस्टमर से, वो अलग है। कैश डिस्काउंट आपका एक्सपेंस हो गया एक तरह से, ठीक है, वो एक्सपेंस हो गया। कैश डिस्काउंट क्या हो गया, ये 10,000 एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंसेस मैंने आपको माइनस करने के लिए बोल ही रखा है, माइनस करेंगे ही हम उस टाइम पे, ठीक है। बताओ क्या हो, कितना हो गया, 12,10,000 12,10,000 रुपए नेट सेल्स। 12,10,000 आई है, 12,70 आई है, इसमें 12,70 लिखा है। तो 12,10 तुमने कैसे निकाली है? बेटा तुम नेट सेल यहां लिख देता हूं, नेट सेल्स। बताना एक बार स्टार्टिंग से कितना कितना माल बेचा था। 7 लाख रुपए का एक माल बेचा है, 3,10,000 का माल एक बेचा है। सर 25% तो माइनस हो हाँ कोई नहीं, माइनस कर लेंगे। 3,10 में थोड़ी माइनस होंगे, 3,10 का तो ऊपर बेचा था। 10,10,000 और सेल रिटर्न कितनी आई थी हमारी, प्लस 3 लाख का माल बेचा है, माइनस सेल रिटर्न कितने की आई थी, -25 और माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का था। अब बताओ कितना आया इसका। देखो बेटा कितना आया अब, सात 10 10 10 13 10 13 10 में से 13 10 में से 40,000 माइनस कर दो ना सीधा। 13 10 में से 40,000 माइनस कर दो, 12,70 ही तो आएगा। तो 12,70,000 आएगा। तुम 12,10,000 कहां से कह रहे हो बेटा, 12,70,000 तो है बेटा। आपने देखो 7 लाख का माल स्टार्टिंग में बेचा था, दोबारा सुन लो, 3,10,000 का माल दोबारा बेचा था, और 3 लाख का माल फिर बेचा था। 3 बार माल बेचा है आपने, राइट। उसके बाद मैंने क्या क्या हटाया, 25,000 की सेल रिटर्न, डिफेक्टिव माल वापस आया था, और ट्रेड डिस्काउंट 15,000 का, यही तो चीजें हटाई हैं। ये सेल रिटर्न सेल हो गई। अब एक्सपेंसेस देखो कौन कौन से है पूरे क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस मतलब दो चीजें होंगी, यहां मैं बता देता हूं दोबारा। एक्सपेंसेस मतलब नेट सेल में से एक तो नेट परचेजेस माइनस करनी है, और एक एक्सपेंसेस। नेट परचेजेस माइनस करो पहले, कितनी है, माल खरीदने कितने का खरीदा आपने, हाँ जी, स्टार्टिंग में 10 लाख का खरीदा है, मैं यहां लिख दूं स्टार लगा के। ये नेट सेल तो आ गई आपकी 12.7 लाख, और नेट परचेजेस मैं नीचे निकाल देता हूं स्टार लगा के। नेट परचेजेस आपने कितने का माल खरीदा है, स्टार्टिंग में 10 लाख का माल खरीदा था, प्लस उसके बाद होम अप्लायंसेस खरीदे थे 8 लाख के, उसके बाद कितने का माल वापस किया था, 20,000 का। 20,000 का माल वापस किया था आपने, तो बेटा ये नेट परचेजेस हो गई 17,80,000। एक बार आपने 10 लाख का माल खरीदा था स्टार्टिंग में, एक बार आपने 8 लाख के होम अप्लायंसेस खरीदे थे, 18 लाख, और 20,000 का माल वापस किया था आपने कस्टमर को, अपने सप्लायर्स को। तो 17,80,000 माइनस करो नेट परचेजेस के। और अब रह गया क्या माइनस करना, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं देखो, एक साल वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस। एक तो सैलरी माइनस करो, सैलरी कितनी थी, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, सैलरी प्लस कैश डिस्काउंट प्लस बेटा वो कितना लॉस हुआ था मैं गुड्स का, नहीं 50 में से बेटा वो आ गए थे ना इंश्योरेंस से, प्लस लॉस
बाय एक्सीडेंट। ये 3 खर्चे हैं मेरे ख्याल से, और तो नहीं है कोई? नहीं। कितनी थी सैलरी बेटा? सैलरी का खर्चा कितना था? 55। और सैलरी को उठा के 55 है। अच्छा, 60 प्लस कैश डिस्काउंट कितना था? 5 लॉस 20, तो कितने हो गए खर्चे? 85। ये 85 और माइनस कर लो। 12,70,000 नेट सेल कम हो गई और नेट परचेज ज्यादा आ गई। लॉस तो जा रहा है। नहीं, नेट परचेज ज्यादा हो नहीं सकती ना। अच्छा, स्टॉक भी तो है बेटा, स्टॉक भी तो है। हाँ, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो वापस ऐड करो ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? हाँ जी, जो आपने स्टॉक बेचा ही नहीं उसको खर्चा थोड़ी मानोगे, तो इसमें स्टॉक प्लस कर लो। एक कितना था क्लोजिंग स्टॉक? एक क्वेश्चन में निकाला हुआ आपने 7,75,000, वो क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर लो बेटा। अब देखो आंसर कितना आया। सर क्यों? बेटा एक बात बताओ, आपने 17,80,000 की नेट परचेज डाल दी। परचेज का मतलब तो होता है माल खरीदना। जब तक आप माल बेचोगे ही नहीं उसको आप एक्सपेंस मान सकते हो? प्रॉफिट निकालना है आपको। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल माइनस परचेज। सेल माइनस परचेज मतलब अगर सेल हो 10 टेलीविजन की और परचेज हो 25 टेलीविजन की, चलेगा? सेल अगर 10 टीवी बेचे हैं तो परचेज भी कितने टीवी की होनी चाहिए? 10 की ना। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा। जो माल बेचा ही नहीं उसको खर्चा कैसे मान लोगे? क्लोजिंग स्टॉक को वापस प्लस कर लो। तो आप बताओ आंसर कितना आया। सर वो रेट सेल्स में हमने कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट भी माइनस करा। सॉरी, हम जो हमने नेट सेल्स निकाली है हाँ। 25,000 का हमने वो करे थे माइनस, हमने फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए माइनस किया क्योंकि बेटा यहां पे बताया ना, देखो मैंने, अगर आपने एक एसी बेचा 3 लाख रुपए का और उस पे 15,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट दे दिया आपने, तो बिल कितने का कटेगा? सेल वैल्यू कितने की होगी? सेल वैल्यू का मतलब होता है, आगे जाके उस चैप्टर में आप पढ़ोगे भी, सेल इक्वल टू एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जितने का बेचा है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल प्राइस, इसलिए माइनस किया। बताओ जल्दी बताओ बेटे, फटाफट से, फास्ट। आंसर मैच हो रहा है क्या? इनको प्लस करो 7। कहां गया अपना क्वेश्चन? $12,70,000 में 17,80,000 माइनस करो, 85,000 माइनस करो और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर लो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा खर्चा नहीं होता बेटा। जो स्टॉक बच गया हमारे पास वो हमारी एसेट है। सारा माल जो खरीदा है उसको खर्चा नहीं मान सकते। क्या नेट सेल में ऐड कर लो, या हाँ नेट सेल में ऐड कर लो, या खर्चे से माइनस कर दो, क्योंकि आपने माल कितने का खरीदा है? 17,80,000 का। 17,80,000 में से 7,75,000 का माल तो आपके पास पड़ा है ना, उसको आप अपना एक्सपेंस नहीं मान सकते। तो आप नेट परचेज से एडजस्ट कर लो या सेल में प्लस कर लो, बात एक ही है। 1,80,000 प्रॉफिट है सर, बट उसमें 175 है। किसमें? मान का इनकम है 1,75,000। तो कोई खर्चा छोड़ दिया क्या हमने? ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। कोई नहीं, वो तुम्हारी पुराना एडिशन होगा ना, ऐसे नहीं होता। तुम उधर भी कह रहे थे 155 आएगा। कोई वैल्यू बेटा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई वैल्यू होगी जो अलग होगी नए एडिशन से। एक बार दोबारा चेक करना। देखो 17,80,000 की नेट परचेज दिखा रहा है, वो हमने ली है। 20,000 का लॉस ऑफ स्टॉक। सर ये जो डेट पर चीज में आई थी 10 लाख ही है, वो 10 है 10 लाख 5,000, 60,000 की सैलरी,
लिए। अच्छा, प्रीमियम नहीं लिया बेटा हमने खर्चे में, ये ना प्रीमियम आएगा इसमें, और 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो था। देखो क्वेश्चन, प्रीमियम पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना खर्चा नहीं है क्या? 10,000 का प्रीमियम दिया था, 5,000 रुपए अगली साल से रिलेटेड था, तो 5,000 तो खर्चा है बिजनेस का, तो ये 90,000 आएंगे खर्चे, ये 90 आएंगे बेटा खर्चे, 85 नहीं है ये। इसमें प्रीमियम भी तो आएगा, यहां जोड़ देता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो बेटा 1 साल का एक्सपेंस होता है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था 10,000 का, और उसमें से 5,000 रुपए अगली साल से रिलेटेड था, तो 5,000 रुपए खर्चा नहीं है इस साल का, वो हमारा मिसिंग था। अब आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन छोटा आएगा, लेकिन हमें आंसर्स करने आने चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे केस स्टडीज में देखो ध्यान से क्या सीखने को मिला। जब भी बात आएगी स्टॉक की, जब भी बात आएगी स्टॉक की, तो स्टॉक कैसे आएगा? मान लो बेटा ये हमारा गोडाउन है या हमारी शॉप है ये, ठीक है। ये बेटा एंट्री गेट है, और इधर से एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट का मतलब जो माल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने नत्थू से गुड्स परचेज किए, नत्थू से गुड्स परचेज किए। कितने के गुड्स परचेज किए? मान लो 3 लाख के, तो हमारा स्टॉक 3 लाख रुपए प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 लाख का माल राम को सोल्ड, कॉस्ट 20 फॉर 25, 20,000 का माल आपने कितने बेच दिया? तो स्टॉक कितना गया? 20, ठीक है। फिर इस राम ने माल वापस कर दिया, हमारा माल वापस तो इधर से आएगा, फिर उसने माल वापस कर दिया, और कितने का माल वापस कर दिया? पूरा 25,000 का। उस बंदे ने 25 में खरीदा था, वो तो 25 का ही वापस करेगा ना, बट जब मेरे पास आएगा तो 25 में तो बेटा प्रॉफिट भी प्लस है ना, तो माल वापस जब आएगा, गया था तो कॉस्ट प्राइस माइनस हुई थी, आएगा तो कॉस्ट प्राइस ही प्लस होना चाहिए ना गोडाउन में, तो कॉस्ट कितने की आएगी वापस? 20 की। ध्यान दे रहे हो अभी यहां पे? जब हमने माल बेचा राम को, तो कितनी कॉस्ट प्राइस का बेचा? 20 का, और कितने में बेचा? 25 का, तो स्टॉक तो 20 ही माइनस किया था। अब जब ये राम वापस करेगा हमें स्टॉक, तो ये 20,000 स्टॉक थोड़ी वापस करेगा, कितने का खरीदा था इसने, तो ये तो 25 वापस करेगा, बट मेरे पास 25,000 का स्टॉक थोड़ी आएगा। 25,000 की कॉस्ट इस बंदे के लिए थी, हमारे लिए 25,000 की कॉस्ट नहीं है। कितनी कॉस्ट है? तो वापस 20 ही प्लस करोगे आप, प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये एमआरपी प्राइस है बेटा हमारा, या मैं बोलूं सेल प्राइस, एमआरपी भी है, सेल प्राइस है हमारा, तो सेल प्राइस में से हमें क्या हटाना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट, तो वापस कॉस्ट प्राइस आएगा हमारे पास, सॉरी वो तो प्रॉफिट है। अभी हम स्टॉक देख रहे हैं, गोडाउन शॉप, 5,000 क्या गए? 5,000 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, सॉरी पैसे वापस देंगे, 25 देंगे बेटा। जब प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे ना, वो देखोगा फिर सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल कितने की खरीदी आपने? 25 की। सेल रिटर्न कितने की हुई? सेल रिटर्न 20 की नहीं हुई, सेल रिटर्न कितने की हुई? तो सेल कितनी होगी नेट? अपने आप प्रॉफिट 0 हो गया। सेल में 5,000 प्रॉफिट था, सेल रिटर्न में 5 वापस आ गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया?
सेल भी जीरो होगी, प्रॉफिट भी जीरो हो गया। सेल रिटर्न बोलोगे तो 25 है, अगर बोलोगे स्टॉक कितने का आया तो स्टॉक 25 का नहीं आया, स्टॉक कितने का आया 20 का आया। दोनों बातों में फर्क है। जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर सेल रिटर्न कितने की है, मैं बोलूंगा 25,000 की है सेल रिटर्न। जब आप मुझे बोलोगे सर स्टॉक कितने का वापस आया, 25 का स्टॉक वापस नहीं आया, स्टॉक गया ही 20 का था, तो वापस भी कितने का आएगा 20 का आएगा। मैं स्टॉक करा रहा हूं आपको, समझ में आया पॉइंट? पक्का? किसी को कोई डाउट? पक्का? अब जो ये स्टॉक वापस आया ना, 25 वाला स्टॉक वापस आया है, क्वेश्चन कह रहा है इस स्टॉक को हमने वापस उसी सप्लायर को दे दिया, रिटर्न कर दिया, और रिटर्न कर दिया 20,000 में, तो बेटा 20,000 का स्टॉक वापस करोगे तो स्टॉक कितना माइनस हो जाएगा 20, तो नेट स्टॉक कितना रह गया 3 लाख रह गया जो स्टार्टिंग में था। ये 20 का आया, 280 रहेगा ना। हाँ 280 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए 280, ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए? यहां देखो आपने कितने का खरीदा था, शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से कितने का खरीदा था 3 लाख, और इसको वापस कितना कर दिया 20, तो 3 का खरीद के 20 वापस कर दिया, तो कितना होना चाहिए आपके पास, तो 280 तो है आपको कि सर फिर वो उसको 20 का बेचा था कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक का हमेशा किससे लेना देना होता है, कॉस्ट से। 20,000 का कॉस्ट प्राइस बेचा था और 20,000 का कॉस्ट प्राइस वापस आ गया, तो एक बार 20 प्लस एक बार 20, तो उसका तो जीरो हो गया, और इससे 3 लाख का खरीदा था और 20,000 का वापस कर दिया, तो कितने का स्टॉक रह गया 280। ये होता है स्टॉक निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, जब भी आपसे क्वेश्चन स्टॉक पूछेगा तो स्टॉक का मतलब आप लोग क्या मानोगे, कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। जब भी माल खरीदोगे स्टॉक प्लस होगा, जब भी माल बेचोगे तो स्टॉक, जब भी माल बेचा हुआ वापस आएगा तो स्टॉक वापस क्या हो जाएगा प्लस, और वो वापस आया हुआ अगर हम वापस कर दें तो स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कॉस्ट ही लेनी है, प्रॉफिट नहीं लेना। अगर कस्टमर ने आपको 25,000 का सामान वापस कर दिया तो 25,000 में तो बेटा प्रॉफिट भी प्लस है। यहां देखो आप, तो 25 स्टॉक प्लस नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट प्राइस देखोगे आप कितनी है, वो कॉस्ट प्राइस प्लस करोगे। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप स्टॉक की वैल्यू करेक्ट निकालना चाहते हो तो, ठीक है। और जब भी आप निकालना चाहोगे बेटा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा हमेशा नेट सेल में से नेट परचेज। नेट सेल मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न, परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये दोनों माइनस करने के बाद आपको सारे खर्चे माइनस करने हैं। खर्चे का मतलब बिजनेस के 1 साल के खर्चे, और क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर लेना, क्योंकि सारी परचेज हमने बेची ही नहीं, तो जितना माल बेचा नहीं वो वापस प्लस कर लेंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है। पेज नंबर 2.22 पे आ जाओ, इस चैप्टर का लास्ट पेज। इस चैप्टर का लास्ट पेज, पेज नंबर 2.22। इस केस सीरीज को पढ़ो बेटा 2 मिनट लगा के आप। Gopal started the business for buying and selling of ready-made garments. हैं? लास्ट पेज बोला तो है मैंने, बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट पेज। गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ये पूरा केस पढ़ो बेटा आराम से, मस्त होके पढ़ो। बेटा गोपाल ने 8 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैपिटल 8 लाख रुपए ही है। 4 लाख रुपए की परचेज करी गारमेंट्स की, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 50,000 के कंप्यूटर खरीदे, और बाकी पैसा बैंक में डाल दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फिक्स एसेट्स डिड ही बाय, कंप्यूटर और फर्नीचर। कंप्यूटर कितने का था और फर्नीचर
50,000, 1 लाख की फिक्स एसेट खरीदी थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, माल कितने का खरीदा? 6 लाख 4 लाख का तो पहले खरीदा था और दोबारा भी खरीदा है, हाँ सर 2 लाख दोबारा दूसरे पैराग्राफ में खरीदा है, सब्सिक्वेंटली वाले पैराग्राफ में 2 लाख का दोबारा खरीदा है, 4 लाख का दूसरी लाइन में खरीदा है, 2 लाख का माल दूसरे पैराग्राफ में खरीदा है, तो टोटल माल कितने का खरीदा है? 6 लाख का। तो आंसर इज 6 लाख। व्हाट इज द हु इज ए क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे उधार में माल खरीदा है। किससे खरीदा है उधार में? 2 लाख रुपए का। कह रहा है हु इज ए डेटर, किसको माल बेचा है उधार में? राजेश को। कितने का बेचा है? 1.5 लाख रुपए का, वही आंसर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? 1 साल वाले। 6 लाख 15 1 साल के एक्सपेंसेस का मतलब? नहीं बेटे, नाम तो बताओ एक्सपेंसेस के। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो गुड्स की परचेज ही हो गई, गुड्स की परचेज 4 प्लस 2 लाख, 6 लाख का तो माल ही खरीदा है। परचेज ऑफ गुड्स 1 साल का खर्चा है, और क्या 6 लाख के बाद? सर वो 15,000 एक्सपेंसेस पे सेकंड लास्ट लाइन में है 15,000 के एक्सपेंसेस, तो 6 लाख 15,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है? 20,000 वो सबसे लास्ट लाइन थी, तो हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो गोपाल वाला बिजनेस क्वेश्चन है ना बेटा, देखो कितना आसान है। जब वो इलस्ट्रेशन कर रहे थे, वो एक लेंदी केस स्टडीज थी, ये कितनी छोटी सी केस स्टडीज है। अब कल को अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे क्लास आता है, तो क्या हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देना चाहिए क्या 1 मिनट में? क्या इस क्वेश्चन में हमें अपने मार्क्स कटवाने चाहिए? आई थिंक नो। क्या पूछ रहा है इसके अंदर? कितना पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया, पहली लाइन में लिखा है। फिर कह रहा है कितने रुपए की परचेज करी। गुड्स की परचेज करना बेटा चाहे कैश में करो चाहे उधार में करो, दोनों होती हैं। देख लो कितने कितने का माल खरीदा। 4 लाख का माल एक बार खरीद रहा है, 2 लाख का माल एक बार खरीद रहा है, दोनों को प्लस करो 6 लाख। फिर कह रहा है क्रेडिटर कौन है? अरे क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे उधार पे माल खरीदते हो। कौन था क्रेडिटर इसमें? सतीश। फिर कह रहे डेटर कौन है? डेटर वो होते हैं जिसको माल बेचते हो उधार पे, राजेश। फिर कह रहे फिक्स एसेट कितनी है? फिक्स एसेट कंप्यूटर और फर्नीचर ही है। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक्सपेंसेस मतलब 1 साल वाले। 1 साल वाले एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? गुड्स की परचेज भी आती है और अदर एक्सपेंसेस भी आते हैं। अदर तो ओनली 15,000 दे रखे हैं, गुड्स की परचेज 6 लाख थी, 6 15। तो बेटा ये आंसर है। बेसिक क्वेश्चंस। तो अगर एक छोटी सी ये केस स्टडीज आती है, वो बड़ी लेंथी केस स्टडीज थी, वो नहीं आएगी इतनी लेंथी केस स्टडी। बट अगर ये छोटे से पैराग्राफ की केस स्टडीज आपसे पूछी जाती है, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आंसर करते वक्त। कर लोगे ना आराम से? बहुत अच्छे। वापस आ जाओ कल हमने जहां छोड़ा था। गुरमान के ऊपर 39 पॉइंट क्या कह रहा है? 39 पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 39, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा? फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स का मतलब ईयर एंड में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एसेट और लायबिलिटी कितने कितने की है। उससे ऊपर क्या है? प्रोप्राइटर। कौन होता है प्रोप्राइटर? ओनर होता बिजनेस, हु हैज इन्वेस्टेड द मनी इनटू हिज बिजनेस। सोलवेंट, 2 टर्म होती है बेटा, सोलवेंट और इंसोलवेंट। इंसोलवेंट का मतलब होता है कोई अगर बिजनेस या पर्सन अपनी लायबिलिटी को पे करने में सक्षम नहीं है, यानी ही इज नॉट कैपेबल टू पे हिज लायबिलिटी, तो उसको इंसोलवेंट बोलते हैं, दिवालिया निकल जाना। ठीक है ना? और सोलवेंट मतलब इंसोलवेंट, और सोलवेंट मतलब हम इस योग्य हैं कि हम अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हो तो यू आर सोलवेंट। अगर आप अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते, यू आर इंसोलवेंट। ठीक है? ऊपर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? फिक्स एसेट की वैल्यू 1 साल में कम कितनी हो जाएगी? एसी की वैल्यू 1 साल में कितनी कम हो रही है? जिन चेयर्स के ऊपर आप बैठे हो 1 साल में वैल्यू कम कितनी हो रही है? जिस टीवी को मैं यूज कर रहा हूं 1 साल में वैल्यू कम कितनी हो रही है? उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। उससे ऊपर क्या है? डेबिट और क्रेडिट। बेटा डेबिट और क्रेडिट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं यहां पे करवाऊंगा अभी नहीं।
जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में करवाऊंगा भी आपको। यहाँ छोड़ दो डेबिट क्रेडिट का मतलब, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे अकाउंट जहां पे हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, लेजर्स, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब जो बुक्स में लिखी है। 10 साल पहले आपने एसी 50,000 का खरीदा था, 10 साल पहले कितने का खरीदा था एसी? 50,000 का। आज बुक्स में वैल्यू 50 होगी या कम हो गई होगी? 50। तो फिर डेप्रिसिएशन क्या लगाया तुमने? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? हर साल फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना। क्यों होना कम? ड्यू टू यूज। आप हर साल यूज करोगे तो वैल्यू कम होगी नहीं होगी? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है उसको इग्नोर कर दो, जितने में खरीदी है ना आपने उस वैल्यू पे आप बुक्स में दिखाओ और हर साल बस डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। डेप्रिसिएशन तो लगेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। सॉरी, हाँ अच्छा, आप कह रहे हो कितना लगाना है बेटा? रूल रेट्स डिसाइडेड है इनकम टैक्स में भी और कंपनीज एक्ट में भी। लाइक डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10% डिसाइडेड है, आप कम ज्यादा लगा ही नहीं सकते। रूल बना दिए गए कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। फर्नीचर पे 10% डिसाइडेड है, मशीन्स पे 15% डिसाइडेड है, बिल्डिंग पे 5 और 10 दोनों है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10%। कंप्यूटर के ऊपर 60% डिसाइडेड है डेप्रिसिएशन का रेट। ये सारे रेट फिक्स कर रखे हैं बेटा, वही फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से कोई नहीं करेगा। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, मेरा बिजनेस फर्नीचर पे 10% लगा रहा है तो दुनिया का मतलब, दुनिया नहीं सॉरी, इंडिया में हर बिजनेसमैन फर्नीचर पे कितने परसेंट लगाएगा डेप्रिसिएशन? अगर मेरा बिजनेस मशीन के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगा रहा है तो पूरे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है 15% ही यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। अगर मान के चल रहे सर मतलब फिक्स्ड है कि इतना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फिर भी अकाउंटिंग एक्सेप्ट क्यों नहीं है? क्या? फिर भी अकाउंटिंग जो होती है वो बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेट। सर एस्टिमेट कैसे हुआ फिर ये? मतलब अगर वो गिवन है एस्टिमेट बेटा, एस्टिमेट। मैंने आपको अभी वर्ड यूज किया, कंप्यूटर पे 60% डिसाइडेड है। 60% का मतलब क्या हो गया? 2-3 साल में वो तो कंप्यूटर जीरो हो जाएगा। 60% का मतलब क्या हो गया? देखना एक बार, मैं बताता हूं। देखो यहां देखो, अगर मैं WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी लूंगा, मैंने 60,000 रुपए का एक कंप्यूटर बाय किया तो पहली साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका? 60% बेटा 60%, 36,000। कितने का कंप्यूटर रह गया? 24 का। एक साल के बाद ही डेप्रिसिएशन लगने के बाद कंप्यूटर की वैल्यू कितनी रहेगी? अब तुम बताओ, तुम कंप्यूटर 60 का खरीदोगे तो 24 का दे दोगे एक साल के बाद? क्यों नहीं दो? तुम तो कह रहे हो एग्जैक्ट है, अभी तुमने बोला एग्जैक्ट है, डेप्रिसिएशन इज एग्जैक्ट। अगर डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट है तो 24 का दे दो ना। 60 की चीज एक साल के बाद 24 में कौन देगा बेटा? सर अगले साल 24 पे लगेगा। हाँ, फिर 24 पे लगेगा। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन 60%। 24,000 का 60% कितना होता है? 12 और 24 और 14,400। ये लो जी, 2 साल के बाद वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? 9,600। बताओ, 2 साल के बाद कंप्यूटर 9,600 में दे दोगे? तो तुम तो कह रहे हो अकाउंटिंग इज एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल एग्जैक्ट बिकॉज अकाउंटिंग यूज एस्टिमेट्स। तो ये भी जितने भी मतलब परसेंट्स रखे गए हैं वो भी समझ। सर इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगा? हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, अगर इस कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे 90 है तो 90 में नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इस वैल्यू पे। सर फिर ऐसा अगर 3-4 साल बाद इसकी वैल्यू 0 हो गई फिर बेच नहीं सकते हैं? बेच दो। बुक्स में इसकी वैल्यू एक दिन मान लो 0 हो गई, ठीक है, तो बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू 0 हो गई और तुमने मान लो ये कंप्यूटर 25,000 में बेच दिया तो 25,000 प्रॉफिट हो गया ना बिजनेस को। गेन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेचने पे होने वाला प्रॉफिट 25,000। और अभी बेच दो, मान लो 9,600 है बुक्स में वैल्यू,
आप 10,000 का बेच दो तो 400 रुपए का प्रॉफिट। मेरी बुक्स में वैल्यू 9,600 है, 10,000 का बेच रहे हैं तो 400 का प्रॉफिट माना जाएगा बुक्स में। अकाउंटिंग यूज एस्टिमेट्स, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नॉट फुल एग्जैक्ट। ठीक है, आगे पढ़ो क्या था। बुक वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। दिस इज बुक वैल्यू। 2 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 9,600। 1 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी थी? 24,000। बुक वैल्यू मतलब बुक्स में जो वैल्यू लिखी है। बैलेंस शीट आपको पता ही है बेटा, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ना पता हो। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होती है। बैड डेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स? बैड मतलब बुरे, डेट्स मतलब हमारा पैसा। अगर आपने 10 लाख का माल उधार में बेचा और 1 लाख रुपए डूब गया, जो माल उधार पे खरीद के ले गया था वो बंदा भाग गया, दे नहीं रहा तुम्हारा पैसा, मर गया पैसा तुम्हारा, तो उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब इरिकवरेबल, जो पैसा रिकवरेबल ही नहीं है, डूब गया पैसा, डेट इज कॉल्ड बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स आपके लॉस होते हैं बेटा। आपने 10 लाख का माल बेचा, 8 लाख रुपए ही आ पाए, 2 लाख रुपए आ ही नहीं रहे अब तुम्हारे, भाग गया 2 लाख। नहीं, प्रूडेंस होता है फ्यूचर का होने वाला लॉस। अभी तो ये तो पैसा मर गया ना, डूब गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है प्रूडेंस के लिए। आप कहते हो कि सर मैंने 10 लाख का माल बेचा और मुझे डाउट है 1 लाख का माल डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब सकता है, डूब सकता है, वो बैड डेट नहीं है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो डाउटफुल है। और वो डाउटफुल आप लॉस मान सकते हो अपने बिजनेस में एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये तो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स का मतलब डूब गया, डूब सकता नहीं, डूब गया, और डूब गया तो लॉस है ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं। बैड डेट्स, डूब गया पैसा तो लॉस ले ही लो। अगर आपको लगता है डूबा नहीं है अभी बट डूब सकता है पैसा, तब भी आप उसको लॉस मान सकते हो, बट उसका बैड डेट्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो डाउटफुल है, और डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था 3rd चैप्टर में। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो अब बेटा देखो, आपका 2nd चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, 2nd चैप्टर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने आपको ना करवाया हो। अब आप लोगों ने मेरे को टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो किस प्रकार ऐसी हम प्रैक्टिस करें कि नेक्स्ट क्लास से मैं जर्नल स्टार्ट करवा दूं तुम्हें। ठीक है, जर्नल एक लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 99% स्कूलों में जर्नल हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है सितंबर में जाके। ठीक है, कुछ स्कूल्स वाले थोड़े ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो जर्नल के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, करवाते कुछ नहीं बट दे देते हैं। तो जर्नल दे देते हैं, लेकिन दे या वो ना दे, उससे परे हटके हम अपने लेवल को मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम जर्नल के बाद वाले भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे छुट्टियां खत्म होने से पहले पहले। ठीक है, जर्नल तो छोड़ो, लेकिन सिलेबस करवाने के साथ साथ मेरी चिंता रहती है कि जो सिलेबस मैंने तुम्हें करवा दिया, क्या हम उस सिलेबस में परफेक्ट हैं? अगर बेटा यूटी टेस्ट होता है हमारा जुलाई में, और यूटी में हम 100% परफॉर्म नहीं कर पाते, 100 नहीं अगर आप बेटा 80% प्लस भी लेते हो तो वी आर इक्वल टू 100%। ठीक है, आप अपने आप को कम मत समझा करो, क्योंकि कई बार स्कूल्स वाले थोड़ा टफ पेपर बना देते हैं। कई बार हम लाइफ में पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बेसिक मिस्टेक तुमसे ना हो उसके लिए मैं टेस्ट लूँगा। टेस्टों में मिस्टेक करोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। बट अगर स्कूल वाले हाफ टफ टेस्ट बनाएंगे तो टफ टेस्ट की प्रैक्टिस हमें पहले से करनी है। हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारा स्कूल में जो टेस्ट आएगा वो टफ होगा, तो हम यहाँ पे टफ टेस्टों की प्रैक्टिस डालें, करें, टफ टेस्टों की आदत डालें, मन में रखें ही नहीं कि आसान होगा। अगर पेपर आसान आ गया तो बल्ले बल्ले 20 में से 20 आ जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती अगर 20 में से 20 आ गए तो। टफ पेपर आ गया तो उसके लिए तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं ही, डरने वाली बात नहीं है। तो हम इजी पेपर की बजाय हम टफ पेपर के लिए जाएंगे। हम ये सोच के जाएंगे स्कूल में कि हमसे टफ पेपर पूछा जाएगा और टफ से टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो
तो आई वांट कि मैं उस लेवल की आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि जो सुबह वाला टाइम है 2 घंटे का, ये तो हम अपने रखते हैं जर्नल के लिए, क्योंकि वो चैप्टर लेंदी है। उसमें कम से कम बेटा मान के चलो मैं 2 घंटे क्लास लूंगा ना, तो मिनिमम तुम्हें 8 से 10 क्लासेस करवाऊंगा मिनिमम। वैसे 14-15 क्लासेस कराता हूँ 1.5 घंटे की। अब 8 से 10 क्लासेस कम से कम कराने का मतलब है 20 दिन चले जाना, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। हफ्ते में 4 क्लास तो होंगी ना मॉर्निंग, एक संडे और बाकी 3 क्लास, 4 क्लास होंगी, है ना। तो 15 दिन में 8 क्लास होंगी, तो करीब 15 दिन लग जाएंगे। आज 4 दिन तो पहले गए, आज 3 तारीख हो गई, कल 4 हो गई, तो 15 + 4 20 तारीख। तो करीब मान के चलो आपका बेटा 22-23 तारीख तक जर्नल खत्म होगा, 22-23 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद हम जर्नल के बाद लेजर करेंगे। लेजर इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पहले 5 चैप्टर हैं उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके जो टेस्ट हैं, वो हम अपनी इवनिंग क्लास में करेंगे, ठीक है। इवनिंग क्लास में मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा कि बेटा आपको ये चैप्टर करके आना है, मैं इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको पूरा पढ़ा दिया, इसमें कोई कमी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 मैंने पूरा करवा दिया, कोई कमी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 करवा दिया बेटा, चैप्टर नंबर 5 भी करवा दिया। चैप्टर नंबर 3 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, तो मैं आपको टारगेट दिया करूंगा बेटा ये वाला चैप्टर है, इसको प्लीज प्रिपेयर करके आना, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आना। और जो टेस्ट की प्रैक्टिस होगी वो कैसे होगी, क्योंकि डेली टेस्ट होंगे तो डेली टेस्ट चेक होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारी 1 घंटे की क्लास है बेटे, तो 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट्स में आपका टेस्ट लूंगा और 20 मिनट में चेक करके तुरंत दे दूंगा। अगली क्लास तक हमने जाना नहीं कि मैं टेस्ट चेक बाद में करके दूंगा। प्रैक्टिस इस प्रकार रखनी है कि मैं पहले दिन आपको बता दूं कि बेटा इस चैप्टर का टेस्ट है क्लास में, आप उस चैप्टर को रगड़ के आओ अपना पूरा अच्छे से, सारे इल्यूस्ट्रेशन पढ़ के आओ, उस चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ के आओ, उस चैप्टर के पीछे के सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन करके आओ, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और 1-1 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप भी। सारा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आओ कि अगर इस चैप्टर में से कुछ आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देन जब मैं टेस्ट लूंगा बेटा आपका, मान लो मैंने टेस्ट लिया तुम्हारा 15 नंबर का, 15 में से तुम्हारे 10 नंबर आ गए, 5 नंबर कट गए, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुम 15 में से 10 का मतलब 70-80% पे तो हो, 80% मार्क्स तो आए गए, ठीक है। जब उसी चैप्टर का सेकंड टेस्ट होगा तो हो सकता है 15 में से 12 भी आएंगे। जब उसी चैप्टर का तीसरा टेस्ट होगा तो हो सकता है फिर 15 में से 14 भी आएंगे। जब उन्हीं चैप्टरों के बार बार टेस्ट होंगे तो मेरे पास 15 के 15 नहीं आ पाए, लेकिन स्कूल में 15 के 15 जरूर आएंगे, ठीक है। और स्कूल में 15 के 15 भी नहीं आ पाए तो 15 में से बेटा 12, 13, 14 कुछ भी आ जाए वो 15 के बराबर ही होगा, क्योंकि स्कूल में अगर तुम्हारे नंबर 15 के 15 नहीं आ पाए तो मन में रखना और बच्चों के भी नहीं आनी चाहिए। फिर टॉपर हम होने चाहिए, चाहे 15 में से 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में टॉप हम होने चाहिए। क्योंकि स्कूल की टीचर जब आपको पेपर देंगे तो सिर्फ आपको नहीं देंगे, वो पूरी क्लास के लिए देंगे। अगर पेपर तुम्हारे लिए टफ है तो बेटा सारे बच्चों के लिए टफ है। तो तुम्हारी क्लास में कोई भी बच्चा जितना इंटेलिजेंट बैठा हो तो तुमसे ऊपर नहीं होना चाहिए। इस लेवल की हमें स्टडी करके जानी है, ठीक है। अगर आप अपनी क्लास में टॉप करते हो तो तुम्हारे नंबर कितने हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे, मॉर्निंग क्लासेस फॉर जर्नल, इवनिंग क्लासेस फॉर प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस मतलब जिनका सिलेबस हो गया उनके टेस्ट होंगे, जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके उनका सिलेबस करवाया जाएगा इवनिंग क्लासेस में। इवनिंग क्लासेस के अंदर मैं कोई नया सिलेबस बिल्कुल नहीं कराऊंगा। इवनिंग क्लासेस में ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस, और मॉर्निंग क्लासेस फॉर न्यू सिलेबस। जर्नल करें, लेजर करें या फर्दर कैश बुक वगैरह करें। मॉर्निंग क्लासेस आपके नए सिलेबस के लिए रहेंगी, इवनिंग क्लासेस आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगी, ठीक है। यानी अब रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होंगे वो ओनली एंड ओनली मॉर्निंग के होंगे। इवनिंग क्लासेस मैंने प्रैक्टिस करानी है, या मैं टेस्ट लूंगा या तुम्हें कोई सिलेबस कराऊंगा। मैंने सेकंड चैप्टर का टेस्ट लिया, तुम्हारे नंबर नहीं आ पा रहे तो सेकंड चैप्टर को दोबारा भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। पहले मैं टेस्ट लेके देखूंगा, पहला टेस्ट लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, नहीं नंबर ले पा रहे तुम लोग, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट ले लूंगा, दोबारा चैप्टर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। मैक्सिमम हमारे सारे बच्चों के 500 चैप्टर हो गए हैं, तीसरे चैप्टर के IFRS रहते हैं। बट जिसका जो टॉपिक अगर नहीं हुआ, मान लो किसी बच्चे का एक टॉपिक नहीं हुआ, 2 टॉपिक नहीं हुआ या पूरा चैप्टर नहीं हुआ, वो मेरे को बताना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में करवाता हूँ, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास कल है, आज तो है नहीं कोई क्लास इवनिंग की। अब हमारी नेक्स्ट क्लास कल है TTS में 5:30 से 6:30। क्लास का टाइम वही रहेगा 5:30 से 6:30। 5:30 से 6:30 वाले बैच के अंदर मैं आपका टेस्ट लूंगा बेटा, ठीक है, 5:30 से 6:30 वाले बैच में। और टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का। इसका चैप्टर नंबर 2 में क्या आएगा मैं बता देता हूं। चैप्टर नंबर 2 में एक तो मैं पूछूंगा बेटा आपसे एक नंबर के क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, बताओ मेरे को क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, बताओ मेरे को क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, बताओ मेरे को क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताओ मेरे को क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या होता है मेरे को बताओ। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के एग्जांपल लिख के दिखाओ। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल लिख के दिखाओ। तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है बेटा, उसके क्या एग्जांपल होते हैं देखने हैं, और नहीं आते तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना, चाहे आज पूछो चाहे कल पूछो, व्हाट्सएप करके अपना डाउट ले लेना मेरे से, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला दूंगा केस स्टडीज वाला, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे टेस्ट के अंदर ये केस स्टडीज वाले भी, कल इवनिंग में 5:30 से 6:30 वाली क्लास में, चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, वर्कशीट में जितने क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स भी होंगे, और हो सकता है 60 से 70% क्वेश्चन उस वर्कशीट से एज इट इज हो, सेम वैल्यू, ठीक है। तो बेटा ये प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी पूरी मेहनत करके आना कि हमने पूरे के पूरे नंबर लेने हैं। हर क्लास में एक चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, कभी 2nd चैप्टर का, कभी 4th चैप्टर का, कभी 1st चैप्टर का, कभी 5th चैप्टर का। और जब ऐसे 4, 5, 6, 10 चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर 15 तारीख के बाद 500 चैप्टर के इकट्ठे रखेंगे कि UT1, UT2, UT3, UT4। तो इतने UT मैं ले लूंगा तुम्हारे कि जब तुम स्कूल का UT देने जाओगे तो तुम्हें कुछ UT लगेगा ही नहीं। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चंस ये तो पता नहीं कितनी बार दे चुके हैं हम अपने ट्यूशन सेंटर पे। जो क्वेश्चंस तुम्हारे टीचर तुमसे पूछना चाहते हैं वो मेरे को पहले ही पता है, आई नो कि वो क्या पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो जो भी टेस्ट दोगे बेटा, टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी बात, उसको इग्नोर कर देना। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उस पे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन गलत कैसे हो गया तेरे से। क्वेश्चन गलत मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए हो गया, क्वेश्चन गलत बुक में है ही नहीं इसलिए हो गया, क्वेश्चन गलत सर ने नहीं पढ़ाया इसलिए हो गया। उन रीजंस को ट्रेस करना कि ये क्वेश्चन गलत हो कैसे गया मेरे से, ठीक है। उस क्वेश्चन को दोबारा समझो मेरे से, अगर वो दोबारा रिपीट होता है अगले टेस्ट में तो नंबर नहीं करने चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गलती का रीजन पता होना चाहिए। अगर तुमने रिवीजन नहीं करी अच्छे से तो कोशिश करना अगले टेस्ट में रिवीजन अच्छे से करके आ, ठीक है। तो बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड रहेगा अगले 15 से 20 दिन पढ़ाई करने का। अगर आप में से कोई बच्चा छुट्टियों पे जाता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जैसे अभी गए भी हैं 3-4 बच्चे, ठीक है ना, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप घर पे बैठ के अपने जो मैं वर्कशीट भेजूंगा उनको सोल्व करो। पेपर तो यहाँ पे आके दे नहीं सकते, टेस्ट तो दे नहीं सकते, बट घर पे बैठ के वर्कशीट को सोल्व करो। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जर्नल के उनको आप जरूर देखो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ये केस स्टडीज ये तो मैं दोबारा भी करवा दूंगा। आज जो केस स्टडीज कराई है इसमें कुछ नहीं है, ये दोबारा करवा दूंगा। 10 मिनट का काम है, अगर किसी अकेले बच्चे को कराना हो तो 5 मिनट में हो जाएगी ये केस स्टडीज, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जा सकते हो बेटा जिसके डाउट नहीं है।